थ्री। हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे नए एपिसोड वन ऑन वन विथ टॉपर्स एपिसोड फर्स्ट में। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम हर वीक में यानी हर संडे को एक ऐसी पर्सनालिटी को बुलाएंगे जिन्होंने कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम जो यहाँ पर मेंशन किया गया था, जैसे यूजीसी नेट, जीआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, जीआईसी, जीडीसी। तो इस कम्पिटिटिव एग्जाम को क्वालिफाई करने वाली पर्सनालिटीज़ को बुलाएंगे। उसी क्रम में मेरे जो पहले टॉपर्स हैं वो हैं गौरव यादव, मिस्टर गौरव यादव, जिन्होंने जीआरएफ क्वालिफाई किया है विथ 99.2 परसेंटाइल के साथ, और प्रेजेंट टाइम पे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से रिसर्च कर रहे हैं। तो गौरव जी, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। धन्यवाद कुंवर जी। और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इस यूट्यूब चैनल के लिए जो आप अपॉर्चुनिटी बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं इस चैनल के थ्रू। वो हार्दिक शुभकामनाएं इसके लिए। और मेरा इंट्रोडक्शन है, माय नेम इज़ गौरव यादव एंड आई हैव डन माय ग्रेजुएशन मास्टर्स फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड करंटली आई एम परसुइंग माय पीएचडी फ्रॉम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, जैसा कि सर ने बताया आपको। और इसके अलावा मैं एक यूपीएससी एस्पायरेंट हूँ। ये 2 बार से मैं यूपीएससी आईएएस का मेंस भी लिख रहा हूँ। इसके अलावा मैंने पीसीएस का मेंस भी लिखा हुआ है। बहुत अच्छा गौरव जी। तो गौरव जी, आप हमारे ऑडियंस को बताइए थोड़ा सा अपना, आपने जेआरएफ के दौरान कौन कौन सी बुक्स पढ़ी थी, ताकि लोगों को जो है इसके बारे में पता चल सके कि जेआरएफ के दौरान हमें कौन कौन सी बुक्स फॉलो करनी चाहिए। तो आप जो है शॉर्ट में बताइए कि कौन कौन सी बुक्स आपने जो है जेआरएफ के दौरान पढ़ी थी। तो जेआरएफ के दौरान मैंने करीब 5 से 6 महीने की तैयारी तैयारी की थी। और जेआरएफ में जैसे आपको पता है, नेट में आपको यूजीसी नेट का जो सिलेबस है उसमें पेपर 1 और पेपर 2 दो अलग अलग सेक्शन होते हैं। और पेपर 1 तो सबके लिए कॉमन होता है। तो पेपर 1 में जो मैंने बुक्स फॉलो किया था वो केवीएस मदान सर की थी। तो मैंने वही बुक पढ़ा था स्पेशली, और उसको मैंने काफ़ी अच्छे से एनालिसिस किया था उस बुक का। इसके अलावा मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। और पीवाईक्यूज़ में क्या है कि जो मैंने एनालिसिस किया पीवाईक्यूज़ से, तो उससे मुझे काफ़ी हेल्प मिला जो है पेपर 1 में। और अगर आप पेपर 2 की बात करें ज्योग्राफ़ी का, तो ज्योग्राफ़ी में एक तो फिजिकल ज्योग्राफ़ी सेक्शन है और ह्यूमन ज्योग्राफ़ी। फिजिकल ज्योग्राफ़ी में मोर और लेस मैंने सविंदर सर सिंह सर का बुक का फॉलो किया था। क्लाइमेटोलॉजी, जोमॉर्फोलॉजी, ओशनोग्राफ़ी और एनवायरमेंटल ज्योग्राफ़ी हैं। और ह्यूमन ज्योग्राफ़ी में सर मैंने अ, इंडियन ज्योग्राफ़ी की अगर बात किया जाए, मैंने खुल्लर सर को फॉलो किया था। और अगर ज्योग्राफिकल टेक्निक्स की बात किया जाए तो एक जेपी शर्मा की बुक बुक आती है। इसके अलावा जो जेपी शर्मा की जो बुक थी उसके अलावा मैंने जो प्रीवियस ईयर थे, पर आप उससे लिंक करके पढ़ेंगे प्रैक्टिकल ज्योग्राफी। एक एक प्रैक्टिकल ज्योग्राफी एक आर्ट के बच्चे के लिए एक टेक्निकल टर्म है, टेक्निकल एस्पेक्ट है। तो प्रैक्टिकल ज्योग्राफी की जो आप प्रीवियस ईयर से लिंक करेंगे, क्योंकि आपको जेपी शर्मा की आप बुक पढ़ेंगे तो उसमें काफ़ी वास्ट दिया हुआ है। तो आपको पूरी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उसमें कुछ जो है स्पेसिफिक पढ़ना है आपको प्रीवियस ईयर को लिंक करते हुए। बाकी जो बाकी टेक्स्ट बुक हैं, सविंदर सिंह सर के बुक हैं, फिर खुलदर हैं, इसको आपको अच्छे से एनालिसिस करना है। और अ, जैसा कि आपने बताया कि फिजिकल ज्योग्राफी के लिए सविंदर सिंह सर को फॉलो करना चाहिए, तो मेरा भी सुझाव है आप लोगों से कि फिजिकल ज्योग्राफी के लिए जो भी बुक बताया है अभी गौरव जी ने, वो फॉलो कीजिए। वो बहुत अच्छी बुक है सविंदर सर की। तो गौरव जी, ये बताइए कि एग्जाम के दौरान आपने कौन सी स्ट्रेटजी अपनाई जिससे आपने पहले अटेम्प्ट में जेआरएफ क्वालिफाई किया? थोड़ा सा इसके बारे में बताइए विस्तार से। स्ट्रेटजी में मैंने सबसे पहले तो मैंने सिलेबस को अच्छे से गहन स्टडी किया। कि सिलेबस से आपको पता चलता है कि सिलेबस में आपको, अगर आप सिलेबस नहीं देखेंगे तो आपका जो रेंज है वो आपका कम हो जाएगा। सिलेबस आप देखेंगे तो आपको कितना पढ़ना है, कहाँ से क्या करना है, तो आपको सिलेबस से अच्छे से आइडिया लग जाएगा। तो सिलेबस के बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने होते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से सर मैंने काफ़ी ये आइडिया लग गया कौन से पोर्शन और कौन से सेक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल सर जियोमॉर्फोलॉजी और प्रैक्टिकल ज्योग्राफी और ज्योग्राफिकल थॉट्स, यूजीसी नेट में तीन तीन सेक्टर्स का ज़्यादा डिमांड है। और काफ़ी सारे क्वेश्चंस क्या है रिपीट होते हैं इसमें। तो एक सेक्शन मैंने ये बनाया कि कौन से क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, और जो जो रिपीट क्वेश्चंस हो रहे हैं उनकी उसके अराउंड जो टॉपिक्स हैं, तो मैंने एनालिसिस किया उस जो है टॉपिक के। और प्रीवियस ईयर के अलावा मैंने जो बुक्स फॉलो किया या जो मैंने नोट्स बनाए, शॉर्ट नोट्स, उसमें मैंने शॉर्ट नोट्स मैंने चैप्टर वाइज बनाए थे और एक कॉम्प्रहेंसिव नोट बनाया था। जो शॉर्ट नोट्स थे मैंने सर ज़्यादातर मुझे सर आदत है कि मैं ट्रिक्स बनाता हूँ, कि मैं जो निमोनिक्स और ट्रिक्स बनाता हूँ उससे क्या होता है कि आप जो है आप इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट पढ़ाई कर सकते हैं ट्रिक्स के द्वारा सर। तो मेरा जो बैकग्राउंड है वो भी स्टार्टिंग में साइंस का ही था, इस वजह से मुझे ट्रिक्स से काफ़ी हेल्प मिला। जो शॉर्ट नोट्स थे वो आपको सर एग्ज़ाम के 1 हफ़्ते पहले या 15 दिन पहले
आपको उसका सिग्निफिकेंस पता चलेगा कि जो शॉर्ट नोट का सिग्निफिकेंस क्या था। क्योंकि सर जब एग्ज़ाम जब पास में रहता है, तो एग्ज़ाम अगर पास में नहीं रहता है तो आपको लगता है कि हाँ, मैं सब यही पढ़ रहा हूँ, वही पढ़ रहा हूँ। लेकिन जब एग्ज़ाम पास में आ जाता है तो आपको ये समझ में नहीं आता मैं पढ़ूँ क्या इसमें? क्योंकि सिलेबस तो बहुत ज़्यादा वास्ट है। कि अगर आप शॉर्ट्स नोट बना के रखेंगे, आपके पास अगर स्ट्रेटजी रहेगा प्रॉपर, शॉर्ट नोट बना के रखेंगे या एमसीक्यू जो आपने सॉल्व किया रहेगा, उसका आपने शॉर्टलिस्ट किया रहेगा, तो आप लास्ट मोमेंट में क्या होता है उसको रिवीजन कर सकते हैं। और जो सर मेरा कोर स्ट्रेटजी था वो मैं कार फिलॉसफी को फॉलो करता हूँ। तो कार में क्या होता है सर, सी फॉर कॉन्सेप्ट, ए फॉर एनालिसिस और आर फॉर रिवीजन। तो सर कोई भी आप टॉपिक पढ़ें तो सबसे पहले उसका कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करें। टॉपिक क्या कहना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप डेविस का इरोजन साइकिल पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसको आप ये मत याद कर लीजिए कि हाँ डेविस में 3 साइकिल थे, एक यंग है, एक मैच्योर है, एक जो है ओल्ड साइकिल है। आपको उसको एनालिसिस करना है, उसका कॉन्सेप्ट क्या कहना चाह रहा है वो, उसको जो जो इसको हिस्ट्री थी कॉन्सेप्ट की, तो आपको देखना है। क्या कॉन्सेप्ट को सर एनालाइज़ करना है। एनालिसिस करना कंपेयर करना है कि बैंक ने दिया था मॉडल, उसको आपको जो है लिंक करना है। तो जो उसके बाद सर आपका जो मैंने तीसरा वर्ड है जो मैंने बोला आर, वो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड है, आर फॉर रिवीजन। कि आप जब तक रिवीजन नहीं करेंगे, तो कोई भी कॉन्सेप्ट हो या कितना भी आप उसको एनालिसिस कर लीजिए, वो कोई किसी काम का नहीं है। तो आपको रिवीजन करना है और इसी साइकिल को फॉलो करना है। मैंने किया जो है, जो मैंने फॉलो किया था, वो मेरा यही स्ट्रेटजी था सर। बहुत अच्छा है। जैसे कि गौरव जी ने बताया कि इन्होंने कुछ निमोनिक्स बनाए थे एग्ज़ाम्स के दौरान, एग्ज़ाम्स के पहले, और जो इन्होंने स्ट्रेटजी बताई कार, जिसमें उन्होंने कॉन्सेप्ट, एनालाइज और रिवीजन। तो मेरा भी यही मानना है कि किसी भी एग्ज़ाम्स को देने से पहले आप किसी न किसी स्ट्रेटजी के तहत अगर उस एग्ज़ाम में अपेयर होते हैं तो सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। गुरु जी, ये बताइए कि आपको एग्ज़ाम्स के दौरान कुछ कुछ न कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ा जी। होगा। तो कौन-कौन सी समस्याएँ आपको एग्ज़ाम्स के पहले तैयारी के दौरान सामना की है, ताकि ऑडियंस हमारे उसको जो है समस्या को रिमूव कर सके? सर एग्ज़ाम्स के दौरान सर बैरियर्स तो सर 2 प्रिपरेशन के दौरान 2 टाइप के बैरियर होते हैं। सर एक बैरियर तो सर बिफोर द एग्ज़ाम रहता है और एक बैरियर सर ड्यूरिंग द एग्ज़ाम है। सर बिफोर द एग्ज़ाम में सर मेन प्रॉब्लम जो रहता है वो शेड्यूल का रहता है। और शेड्यूल में भी अगर आप जो है ज़्यादा इसे इम्पोर्टेंस दें तो इफ़ेक्टिव शेड्यूल का ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। आप कैसा ये शेड्यूल बना रहे हैं, कि कई बार क्या होता है कि 10-10, 12-12 घंटे का शेड्यूल रहता है। लेकिन आपको एंड ऑफ द डे ये देखना है कि उसका आउटपुट कितना आ रहा है। अगर आप ये जो एग्ज़ाम है हमारा यूजीसी नेट का, तो इसमें 4 से 5 महीने का तैयारी करना है और थोड़ा-सा इसमें इफ़ेक्टिव तैयारी करना है। बस ये 3-4 घंटे का अगर आप आउटपुट निकाल दे रहे हैं दिन भर में, मुझे लगता है कि आप आराम से जो है इसको क्वालीफ़ाई कर सकते हैं। और सर ड्यूरिंग द एग्ज़ाम सर बैरियर ये है कि अब जो डिमांड है एग्ज़ाम का वो काफ़ी एनालिटिकल हो गया है। तो एनालिटिकल की वजह से जो एग्ज़ाम है वो काफ़ी लेंदी हो रहा है और पैटर्न भी आपका जो ऑनलाइन में जो ये पैटर्न है कि जो स्क्रॉलिंग की समस्या भी आ रही है। इस स्क्रॉलिंग में क्या है कि जो आपका दोनों मीडियम है, हिंदी और इंग्लिश, दोनों एक ही जो है स्क्रीन पे शो करता है। तो जो बच्चा अगर इंग्लिश मीडियम का है, उसको हिंदी वाला भी देखना पड़ेगा और जो हिंदी मीडियम का बच्चा है उसको इंग्लिश भी देखना पड़ेगा। तो सर ड्यूरिंग द एग्ज़ाम इसको आपको क्या करना है, इसको आपको जो है एक्सक्यूज़ नहीं बनाना है। तो आपको पहले से ही टाइम मैनेजमेंट करके के चलना है कि आपको जो है जो एनटीए का वेबसाइट है, उसपे कई सारे मॉक टेस्ट पड़े हुए हैं। आपको सॉल्व करना है और ये देखना है कि उस टाइम ड्यूरेशन में सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं। हो सकता है आपको क्वेश्चन सारे आ रहे होंगे, लेकिन फिर भी आपको ये देखना है कि टाइम मैनेजमेंट आपका हो रहा है कि नहीं। तो ड्यूरिंग द एग्ज़ाम्स क्या होता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आ रहे होते हैं। कई बार क्या होता है कि आप टफ क्वेश्चन आपने पहले अटेम्प्ट कर लिया और आपका जब टाइम आपका खत्म हो गया। कई बार क्या होता है जो कॉम्प्रिहेंशन पार्ट है या जो ईज़ी क्वेश्चन थे वन लाइनर, आप उसको छोड़ के आ गए। तो क्या होता है कि जो आपने आप अपॉर्च्युनिटी थी आपके जो हाथ में थी, आपने किसी और को दे दी। जी सर। तो ये प्रॉब्लम है सर, कई बार क्या होता है ड्यूरिंग द एग्ज़ाम ये बैरियर्स हैं, तो आपको क्या करना है इसके लिए, डायरेक्ट एग्ज़ाम में नहीं तैयारी करनी है, पहले से आपको प्रिपेयर करके रखना है कि जो टाइम मैनेजमेंट है अपना अच्छे से होना चाहिए। जी, बिल्कुल गौरव जी, जो गौरव जी ने समस्या बताई वो कई स्टूडेंट हमसे बता चुके हैं कि जो पेपर खुलता है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में एक साथ होता है। इसके कारण जो उसकी जो लेंथ होती है वो काफ़ी बड़ी हो जाती है और स्क्रॉलिंग बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, तो कई बच्चे एनटीए को कोसते हैं। आपने बहुत अच्छा काम किया कि एनटीए को कोसने से बेहतर है कि आप जो है पहले से ही एग्ज़ाम में जाने से पहले ही उसकी ज़्यादा से ज़्यादा बार क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। यानी अंधेरे को कोसने से बेहतर है कि एक दीपक जला दिया जाए। तो सही आपने कहा। गुरुजी, जो हमारे को देना चाहते हैं, जिन्होंने मास्टर्स कर लिया है या मास्टर्स अभी कर रहे हैं, उनके लिए आपके क्या सजेशन रहेगा कि वो इस जी। तैयारी को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? इसके बारे में थोड़ा-सा बताइए।
कई बार क्या होता है कि एग्ज़ाम का फ़ियर होता है कि सिलेबस इतना सारा पढ़ना है, ये करना है, वो करना है। लेकिन सर जो फ़ियर है वो हमको अपने दिमाग में नहीं रखना है कि हम लोग इतनी सारी प्लानिंग कर लेते हैं उसके लिए। प्लानिंग पे हम लोग इतना टाइम वेस्ट कर देते हैं। कई बार क्या होता है कि हम एग्ज़ीक्यूशन पार्ट पे फ़ोकस करना भूल जाते हैं। तो सर मेन पॉइंट ये है कि सर द वे यू हैंडल द प्रेशर और द वे यू एन्जॉय द प्रोसेस इट विल शो अप इन द रिजल्ट्स अल्टीमेटली। सर क्या होता है कि हम कभी ज़्यादातर क्या होता है हम रिजल्ट ओरिएंटेड पढ़ाई करते हैं ना कि प्रोसेस ओरिएंटेड। हमको क्या है कि हम प्रोसेस पे ना फ़ोकस करके हम रिजल्ट पे फ़ोकस करते हैं। तो हमको ये ध्यान रखना है कि जो प्रोसेस ओरिएंटेड स्टडी है वो मच मच ग्रेटर दैन रिजल्ट ओरिएंटेड है। हमको रिजल्ट को ध्यान में नहीं रखना है सर, क्योंकि कई बार क्या होता है कि एक टर्म भी है कि कर्म की चिंता मत कर, फल जो है फल की चिंता मत कर, कर्म करते रहे। तो सर यही जो है हमको ध्यान रखना है और हमको प्रोसेस प्रोसेस को लेके चलना है। अल्टीमेटली रिजल्ट अपने आप जो है शो करेगा सर। तो सर ये नए स्टूडेंट को क्या है कि सबसे पहले आप सिलेबस देखिए और सिलेबस देखने के बाद जो अगर आप बिगिनर्स हैं या आप मास्टर्स कर रहे हैं, मास्टर्स के दौरान अगर आप कर रहे हैं तो आप जो है 2-3 टेक्स्ट बुक जैसे फिजिकल ज्योग्राफी सविंदर सिंह की है और सर इंडियन ज्योग्राफी कुल्लर है और माजिद हुसैन सर की ह्यूमन ज्योग्राफी है। तो सर ये 3-4 टेक्स्ट बुक हैं, इनको आपको अच्छे से एनालिसिस करना है और एनालिसिस करने के साथ-साथ आपको लिंक करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कि एग्ज़ाम्स के डिमांड क्या है और एग्ज़ाम के चेंजिंग ट्रेंड्स क्या हैं। सर इससे आपको पता चलेगा कि जो है आप जो है हम कैसे आगे चल के जो है इसकी स्टडी कर सकते हैं। और जो जैसे सर और बुक्स हैं, कोर बुक्स हैं, सर जैसे आपने फिजिकल ज्योग्राफी से नर्सिंग कर लिया, तो आप जो है उसके बाद ही सेक्टोरल पे जाएँ। जैसे जो मॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी और ओशनोग्राफी है, सेक्शन वाइज़ आप तभी जाएँ जब आपने फिजिकल ज्योग्राफी की सविंदर सिंह अच्छे से आपने पढ़ ली हो। तो डायरेक्ट कंक्लूजन पे जंप करने से अच्छा है कि आप जो है वापस फोकस कीजिए। सर ये मेरा पर्सनली ये मानना है। जैसा कि गौरव जी ने बताया कि जो बिगिनर्स हैं तो क्या करना चाहिए, उनको सबसे पहले रविंद्र सर की एक बुक आती है फिजिकल ज्योग्राफी भौतिक भूगोल का स्वरूप करके, उसमें जो है फिजिकल ज्योग्राफी के जितने भी जो है चैप्टर हैं वो बहुत अच्छे से दिए हुए हैं। ठीक है, तो उसको आप लोग फॉलो कर। और इंडिया के लिए इन्होंने बताया कि आप खुल्लर को या माजिद सर को फॉलो कर सकते हैं और इस तरीके से आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको प्रीवियस यानी पीआईक्यूज भी देखते रहने और लगातार आपको प्रैक्टिस करते रहनी है। प्रैक्टिस ही आपको क्या दिला सकती है, सफलता दिला सकती है। तो गौरव जी आप थोड़ा अपने फ्यूचर के बारे में बताइए कि क्या आप बनना चाहते हैं? सर मेरा फ्यूचर सर मुझे मेरा जो हॉबी है सर वो टीचिंग का ही रहा है। अल्टीमेटली सर मेरा हाई स्कूलिंग से ही सर टीचिंग में अभी सर मैं यूपीएससी का भी एग्ज़ाम दे रहा हूँ। तो सर मेरा जो जो हॉबी था वो टीचिंग था और इसके अलावा जो मैं अभी नेट जेआरएफ मैंने क्वालीफाई किया हुआ है। सर मैं प्रोफेसर का असिस्टेंट प्रोफेसर का भी एग्ज़ाम दे रहा हूँ। तो सर मेरा जो अल्टीमेटली सर एम था एडमिनिस्ट्रेशन में, वो सर मैं चाहता हूँ कि मैं जो प्लानिंग और पॉलिसीज़ में हूँ, तो हमारे एजुकेशन सेक्टर में मैं क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, या सर जो क्या मैं रिफॉर्म्स में क्या मैं हेल्प कर सकता हूँ। तो सर मैं इसके लिए मैं चाहता हूँ कि मैं जो है क्या जो है मैं कंट्रीब्यूट करूँ इस सेक्टर में। सर इसके अलावा मेरी हॉबी जो है सर वो स्पेस स्पेस एक्सप्लोरेशन की है। सर, जो है मैं देखता रहता हूँ और इसके अलावा जब जब मैं मेरा पढ़ाई का मन नहीं करता है सर, तो सर मैं स्पेस वगैरह की मूवी देखता हूँ सर ये। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव जी कि आप हमारे चैनल पे आए और इंटरव्यू दिया। और जो भी ऑडियंस इसको सुन रहे हैं वो गौरव जी द्वारा बताई गई बातों को फॉलो कीजिए। अ, और इस फॉलो करके आप जो है अपनी पढ़ाई करके इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। बहुत जो है टफ एग्ज़ाम नहीं कहा जा सकता है, बस आपको लगातार मेहनत करना है और ऑनेस्टी के साथ लगे रहना है। सतत प्रयास के माध्यम से आपको किसी भी एग्ज़ाम में सफलता मिल सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव जी धन्यवाद सर, आपका धन्यवाद। इस पे आने के लिए।